बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री मोदी शाम जबलपुर में रोड शो करेंगे। 1 किलोमीटर से भी ज्यादा का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। सुरक्षा में 3000 पुलिस जवान जिसके लिए तैनात किए गए हैं। बता दें कि बीजेपी को रोड शो में 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। वहीं कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी के आरोप बेबुनियाद बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणबीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा ने हम पर आरोप लगाया कि भारत ने उनके चुनाव में दखल दिया। ये आरोप बेबुनियाद है। दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दखल देना भारत सरकार की नीति नहीं, ये कनाडा ही है जो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पाडुर्ना में रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि 45 सालों से कांग्रेस ने केवल पाडुर्ना और छिंदवाड़ा को धोखा दिया और विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने कुनकुरी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया को जिताने की अपील की और कार्यकर्ताओं को काम में मन लगाकर जुट जाने के लिए कहा। साथ ही छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। ग्वालियर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का बयान आया है। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कई कंपनियों से केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर रिश्वत ली है। जिन लोगों ने सरकारी दबाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सत्तारूढ़ दल को रिश्वत दी वो जांच में निकल आया है। इसमें सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक की मौत के बाद धमकी देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब मुख्तार और अतीक के गुर्गों ने बीजेपी नेता और एडवोकेट मुदित कुमार शर्मा को व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए धमकी दी। इसके बाद बीजेपी नेता ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने केस दर्ज लिया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने टीम का गठन भी किया है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण किया जा रहा है। आधे महीने का समय एएसआई के अधिकारियों को भोजशाला सहित परिसर में काम करते हुए बीत चुका है। 17वें दिन अब से कुछ घंटे पहले सभी अधिकारियों मजदूरों ने भोजशाला में प्रवेश कर लिया है। अब पूरे दिन यहां पर कई बिंदुओं पर टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। आजमगढ़ जिले में बलरियागंज थाना क्षेत्र में बीते जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने आरएसएस कार्यकर्ता और उनके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस बात से नाराज परिवार वालों ने प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया और शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह के देहात थाना क्षेत्र के जबलपुर नाका चौकी क्षेत्र में एक युवक ने कट्टे से कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी जान ले ली। सूचना मिलने पर पहुंची चौकी पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई शुरू की। शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिस कट्टे से गोली लगी है वो अवैध बताई जा रही है। घटना के कारणों की जांच पड़ताल चल रही है। कन्नौज के सियरमो गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया। घायल योगेश का कहना है कि वो अपने खेत पर था, तभी दबंगों ने उस पर डंडे से हमला कर दिया और गोली चला दी। वो गंभीर रूप से जख्मी है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र में केमिकल कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एक आरोपी को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब भी 4 आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस को यह सूचना मिली कि घटना में शामिल एक आरोपी ऑटो से पालीवाल पार्क से गुजर रहा है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से ऑटो, एक तमंचा और 2000 रुपये बरामद। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में 4 दिन पहले एक युवक का शव मिला। मामला मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र का। युवक के शव को दफनाए जाने के बाद पीड़ित परिवार वालों ने डीएम से मुलाकात कर इस मामले की जांच और शव के पोस्टमार्टम की मांग की, जिसके बाद डीएम के आदेश पर युवक के शव को कब्र से बाहर निकाला गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जावरा में 2 अप्रैल को 4 लेन किनारे मिले संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की लाश की शिनाख्त हुई है। युवती गांव नरेड़ी बेरा की रहने वाली थी। युवती रतलाम में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। 5 दिन तक शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शुक्रवार को यह शव दफना दिया था। परिवार वालों के सामने आने के बाद पुलिस ने शव को गड्ढा खोदकर वापस निकाला और फिर इस मामले का खुलासा।
बलिया में 3 लोगों के ठिकानों पर एनआईए टीम ने छापेमार कार्रवाई की और उन लोगों को नोटिस जारी कर 19 अप्रैल को एनआईए ऑफिस लखनऊ बुलाया गया। विनोद राम की माने तो सुबह एनआईए की टीम उनके घर आई, उनसे पूछताछ की और उनके घर की तलाशी ली गई। इनके फोन अपने साथ ले गई, साथ ही उन्हें नोटिस देकर पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया है। महासमुंद में धारदार हथियार दिखाकर लोगों में दहशत फैलाने वाले फरार आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का, जहां 27 मार्च की रात 6 शातिर बदमाश हथियार लेकर लोगों में दहशत फैला रहे थे। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। सिटी कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार चल रहा है। नोएडा में रिश्वत मांगने की शिकायत पर सीबीआई टीम ने देर रात पीएनबी बैंक शाखा कुदरकोट के प्रबंधक को गिरफ्तार किया। इससे पहले उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई। बता दें कि एक किसान ने अप्रैल 2023 में पीएनबी शाखा में कृषि ऋण के लिए आवेदन किया था। फरवरी 2024 को 3,38,000 रुपए स्वीकृत हुए। पहली किश्त 30,000 रुपए निकालने के लिए शाखा प्रबंधक ने किसान से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। भोपाल में एक सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी को अगवा करने का मामला सामने आया है। कर्मचारी के भाई ने आरोपियों से रुपए उधार लिए थे। इन्हीं रुपयों को लौटाने की बात को लेकर उसे चर्चा करने बुलाया गया था। जब उनकी बताई गई जगह पर पहुंचा तो उसे बंधक बना लिया गया। इस दौरान आरोपियों ने परिवार वालों से 1,47,000 रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए। फिलहाल पिपलानी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली को पुलिस ने ढेर कर दिया। बता दें कि संयुक्त टीम नक्सली गश्त और सर्चिंग अभियान पर निकली हुई थी। इसी बीच नक्सलियों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। सर्चिंग करने पर पुलिस को एक माओवादी का शव मिला है। सर्चिंग के दौरान कई हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने अवैध तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इन तस्करों के पास से 1 किलो 140 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों का वाहन भी जब्त किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी भोपाल में लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बैरसिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मौके से हजारों लीटर शराब के साथ भट्टी और मशीन भी जब्त की। डीसीपी रियाज इकबाल ने बताया कि लगातार अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कोतमा में भालूमाड़ा थाना प्रभारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 11 बाइक पुलिस ने जब्त की है। दरअसल आरोपी एक गाड़ी बेच रहा था। पुलिस ने चोरी की गाड़ी का संदेह होने पर जब इनसे पूछताछ की तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अंबिकापुर पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 1 चेकबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। अमरोहा में आबकारी टीम और रजबपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 टैंकरों से 62,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल जब्त किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। तस्कर अल्कोहल की जहरीली शराब बनाकर इसे अलग अलग जगह बेचते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। कवर्धा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना दशरंगपुर चौकी की है, जहां 2 ट्रक समेत एक स्कॉर्पियो की भिड़ंत हुई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक में आग लग गई। आग की लपटों ने दूसरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि एक ट्रक में गेहूं तो दूसरे ट्रक में डस्ट भरा था। भीषण आग में लाखों का गेहूं जलकर राख हो गया। वही ट्रक चालक और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। अटेर के काशीपुरा में कुछ दबंगों ने बीहड़ में आग लगा रखी है, जिससे खेत में खड़ी किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही दबंग मिट्टी का भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ऐसे में सभी ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि दबंग लगातार बीहड़ में आग लगा रहे हैं, जिससे उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां चिर्रा गांव में 4 बच्चे नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि 4 बच्चे घाघरा नदी में नहाने गए थे। नहाते समय सभी बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। तभी पास से ही खेत में जुताई कर रहा एक युवक उन्हें बचाने नदी में कूदा, लेकिन पानी गहरा होने के कारण उसका भी संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते 5 लोग नदी में डूब गए।
मंदसौर के धुंधड़का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरुआत से ही अव्यवस्थाओं और यहां के पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से सुर्खियों में रहा। अब सरपंच समेत ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग स्टाफ पर आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर समय पर मिलते नहीं हैं और प्रसूताओं से प्रसव के दौरान रुपए वसूले जाते हैं। ग्रामीणों ने बीएलओ मैडम डॉक्टर प्रियांशी जैन पर भी ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। उमरिया में एक पीड़िता ने कलेक्टर से जिला अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ रश्मि धनंजय की शिकायत की। पीड़िता ने डॉक्टर रश्मि धनंजय पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर रश्मि धनंजय खुलेआम गरीब आदिवासियों से इलाज करने के लिए रुपए लेती है। वही कलेक्टर धीरेन्द्र जैन मामले को संज्ञान में लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर केसी सोनी को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बहराइच में बेटी की हत्या के आरोपी को फांसी की सजा मिले, इसके लिए बेटी की मां ने कैंडल मार्च किया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मामला कोतवाली नगर का है, जहां सौतेले पिता ने बेटी की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी। वही बता दें कि मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर गठित दल ने कई स्थलों पर निरीक्षण कर कार्रवाई की। दल ने आरजे कन्फेक्शनरी का आकस्मिक निरीक्षण किया। मौके पर कन्फेक्शनरी निर्माण में उपयोग किए जा रहे रॉ मटेरियल और तैयार कन्फेक्शनरी की गुणवत्ता में कमियां पाई गई। जांच के लिए इनके 6 सैंपल्स भी लिए गए। इसी तरह टीम ने पराग एंटरप्राइजेस नंदलालपुरा पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की। जबलपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने लापरवाही बरतने वाले नगर निगम के सहायक आयुक्त को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय भेजे गए कर्मचारियों के डेटाबेस में एक मृत कर्मचारी का नाम भी फीड कर दिया गया था। इसके चलते कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए नगर निगम की सहायक आयुक्त और प्रभारी स्थापना शाखा रचयिता अवस्थी को सस्पेंड कर दिया। गोरियार की घूर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक तालाब का घटिया निर्माण किया गया। पंचायत सचिव और उपयंत्री की मिलीभगत के कारण मानक विहीन तालाब का अधूरा निर्माण किया जा रहा है और तालाब निर्माण के लिए दी गई राशि को भी चूना लगाया जा रहा है। इस मामले में जब जनपद सीईओ से बातचीत की गई तो उन्होंने जांच कराने की बात कही। केरागढ़ में लगातार मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक और दिव्यांग मतदाताओं ने शहर में ट्राई साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया, तो दूसरी ओर जनपद पंचायत के सचिवों और रोजगार सहायकों ने नगर में बाइक रैली निकाली, जिसे जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों से अपने मतों का उपयोग करने की अपील की। मिर्जापुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला मुख्यालय से दिव्यांगों की निकाली गई जागरूकता अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी वर्गों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लक्ष्य है कि जनपद में 75% से ज्यादा मतदान होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग मतदान से संबंधित सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटा है। देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 93,187 इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली ETPVS जारी किए गए थे। इसमें अभी तक 76,000 डाक मतपत्र डाउनलोड किए जा चुके हैं। वही दिल्ली में ललित कला अकादमी में महाकाव्य रामायण पर आधारित दुर्लभ पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई। रामायण पर मिथिला की 37 महिला कलाकारों की प्रदर्शनी 6 से 12 अप्रैल तक चलेगी। मधुबनी कला केंद्र की संस्थापक मनीषा झा ने मिथिला क्षेत्र के अलग अलग भागों में रहने वाली 37 महिला चित्रकारों की 100 दुर्लभ पेंटिंग्स का संकलन किया। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, उप मुख्यमंत्री संगठन महामंत्री समेत बीजेपी के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर लगभग 200 अधिवक्ता पार्टी में शामिल हुए, जिन्हें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री ने सदस्यता दिलाई। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में अपना विजय अभियान जारी रखा। टीम ने मौजूदा सीजन के 19वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया। मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बेंगलोर ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 183 रन बनाए, जवाब में राजस्थान ने 19 ओवर 1 बॉल पर 4 विकेट गंवाकर टारगेट हासिल कर लिया। आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा। दिन का दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। लखनऊ का ये चौथा और गुजरात का 5वां मैच होगा। इस सीजन में लखनऊ को 3 में से 2 मैचों में जीत और 1 में हार मिली है। दूसरी ओर गुजरात 4 में से 2 मैच जीता है और 2 मैच हारा है।
सनराइजर्स हैदराबाद के लेग स्पिनर वनिंदु हसरंगा अपने बाएं पैर की एड़ी में लगातार दर्द के कारण आईपीएल 2024 से बाहर हो गए। हसरंगा अभी तक सनराइजर टीम में शामिल नहीं हुए थे। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट ने सीजन के लिए उनकी अनुपलब्धता के बारे में बीसीसीआई को सूचित किया है। हसरंगा के रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सनराइजर्स नए खिलाड़ी की तलाश में। फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर 3 में सबके चहेते मुन्ना भैया के किरदार में देवेंदु शर्मा अब नहीं दिखेंगे। इस बात का खुलासा खुद देवेंदु ने हाल ही इंटरव्यू में किया है। उन्होंने कहा कि वे तीसरे सीजन में नजर नहीं आएंगे। उनका कहना है कि अब इस किरदार में उनका दम घुटता है। इंटरव्यू में देवेंदु ने कहा कि मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि मैं मिर्जापुर सीजन 3 का हिस्सा नहीं। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में यह खबर सामने आई है कि फिल्म की लीड फीमेल रोल के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने हामी नहीं भरी। वजह यह है कि उन दिनों में वे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थी। हाल ही में नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण के सेट से कुछ तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए थे। सेट पर हुई यह घटना नीतीश तिवारी को बिल्कुल भी रास नहीं आई। ऐसे में उन्होंने इस घटना के बाद सेट पर नो फोन पॉलिसी लगा दी है। डायरेक्टर और उनकी टीम ने शूटिंग शुरू होने पर एक्स्ट्रा स्टाफ और क्रू को सेट से बाहर रहने का निर्देश दिया। बॉलीवुड के कई एक्टर हॉलीवुड की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। रणबीर कपूर से भी उनके हॉलीवुड डेब्यू को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने कहा कि वो हॉलीवुड की फिल्में नहीं करना चाहते। हॉलीवुड की फिल्में करने के बजाय वे भारतीय सिनेमा में योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि अपनी भाषा को लेकर वे कंफर्टेबल हैं। एक्टर फरदीन खान 14 साल बाद संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी से वापसी कर रहे हैं। मेकर्स ने पोस्टर शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। इस पीरियड ड्रामा सीरीज में वे अली मोहम्मद का किरदार निभाएंगे। फरदीन को आखिरी बार 2010 की फिल्म दूल्हा मिल गया में देखा गया था। इसके बाद से ही फरदीन फिल्मी पर्दे से गायब थे। मध्य प्रदेश में अगले 14 दिन तक ओले बारिश का दौर रहेगा। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार में आंधी चलने का अनुमान है, जिसके चलते मौसम वैज्ञानिकों ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल में बिजली कड़कने के साथ बारिश भी हुई। बादलों के बीच धूप भी निकली रही। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अप्रैल को सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। इससे पूरे प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं ओले और आंधी का दौर जारी रह सकता है। झारखंड का तापमान बीते 3-4 दिनों से काफी गर्म है। लगभग पूरा राज्य हीट वेव की चपेट में है, लेकिन अब मौसम केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इस वजह से 7 से 9 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंके के साथ वज्रपात होने के अनुमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में तेज अंधड़ चलने के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रायपुर में सुबह से ही तेज हवाओं का दौर जारी रहा। हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन रायपुर समेत 5 संभागों में मौसम बदला रहेगा। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में 2 से 3 दिनों तक बादल छाए रहने के अनुमान है। इसके कारण ये लू नहीं चलेगी। पूरे प्रदेश में मौसम सामान्य बना रहेगा। शनिवार को 16 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट और 15 शहरों के अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 41.8 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा रहा। प्रदेश में अभी मौसम का उतार चढ़ाव बना हुआ है। यूपी समेत उत्तर भारत में जहां सुबह और शाम मौसम हल्के ठंडे से गुजर रहा है, तो वहीं पूर्वी यूपी में 14 अप्रैल तक आंधी के साथ प्री मानसून बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अच्छी बारिश के आसार हैं। 2023 में मजबूत अल नीनो के कारण औसत से कम 820 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। इस बार इससे ज्यादा हो सकती है।